वो हाँ जी ये ऑनलाइन सर्च फॉरेन ये देखिए ये सबसे पहले वाला खोलेंगे, देखें ये। अच्छा ये टच तो नहीं होगा, नीचे कीजिएगा, नीचे कीजिएगा, ये वाला पहला जो ये ऑन में सर, ये ऑन में, ये ऑन हाँ जी मैम हाँ ये रख जाए, पानी की बोतल भी दे जाए इमरान मेरी। एक 40 पे आके ले भी जाइएगा, ठीक है, 1:30 बजे ही आके ले जाएगा लैपटॉप मेरा। अस्सलाम क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दिया होगा, जेंडर स्टडी से रिलेटेड पढ़े कुछ लोग साथ साथ, या नहीं पढ़े? पढ़े हैं पक्की बात, चाहे 4 सफ़े पढ़ें 2 सफ़े पढ़ें, प्लीज कुछ ना कुछ इसका पढ़ के आया करें। चले जी, आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर एंड कॉलोनियलिज्म का, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, जब हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, तो हिस्ट्री है बेसिकली, ये हिस्ट्री है जिसमें हमारी इंटरेस्ट डेवलप हो जाती है और हिस्ट्री के कंपोनेंट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जब कॉलोनियलिज्म की बात होती है तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लास्ट क्लास बल्कि वाइंड अप करते हुए मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया था कि एक वो दौर था जब आपने देखा कि क्वीन विक्टोरिया जो है दैट वाज रूलिंग ऑन मोस्ट पास्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो इतनी वाइडर रीजन्स पे, दुनिया के तकरीबन 60-65% रीजन्स पे शी वाज कंट्रोलिंग द अफेयर्स, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शी वाज रूलिंग। अभी भी ऑस्ट्रेलिया जैसी आबादी को भी हम कॉलोनियलिस्ट कम्युनिटी से जब आज़ाद होते देखते हैं तो यही हम ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ भी जो दौरे हुकूमत मलका का राय या बाकी रीजन्स में सब कॉन्टिनेंट को लगाम डालना उनके बकौल सबसे मुश्किल था, तो वो भी उन्होंने डील किया। तो कॉलोनियलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर कॉलोनीज? जब अंग्रेज कहीं पे काबिज होते थे तो व्हाट डू दे यूज टू फॉर्म? कॉलोनीज। क्या कहते थे? तो ये कॉलोनियलिज्म हमारा गुलामी पसमानदी ज़हनी तौर पे हाईजैक रहने का कल्चर का आगाज ऐसे ही हुआ। कहते हैं जी गुलामी एक ऐसी चीज है, अब बहुत सारी रिसर्चेस ये भी साबित करती हैं, जो कि हमारे जेनेटिक पैटर्न्स में रन करना शुरू हो जाती है। पहले कहते थे सब जिस्मानी खसूसियात हैं जो कि अगली जनरेशंस में मूव ऑन करती हैं, बट नाउ देयर इज अ very stark kind of revelation which is being there because of the researchers in the social sciences domain that have expanded in past few decades। और वो कहती हैं कि जैसे बाकी चीजें हमारी तहजीब में, हमारी नस्लों में जाती हैं, ये विरासती तौर पे मुंतकिल होती हैं। तो ये जो दिमाग है हमारा, गुलामी का जो दिमाग है, जो हमारा गुलामी का जहन बना हुआ है, ये गुलामी का जो कल्चर हमने सीखा हुआ है, वो सिर्फ हमने रवैयों से नहीं सीखा, वो हमने सिर्फ समाजियत या सोशलाइजेशन से नहीं सीखा, बल्कि वो हमारी कहीं जेनेटिक प्रोग्रामिंग में आगे चलता जा रहा है। और गुलामी का कल्चर यही है कि हम अपने लिबास से नफरत करते हैं, अपनी जुबान से नफरत करते हैं, हम इसको तहकीर जानते हैं, कमतर जानते हैं। हमारा ख्याल है कि डेवलप कंट्रीज में जाके हम स्वीपर बन जाएं, दैट इज बेटर, लेकिन अपने मुल्क में हम लोग छोटा काम करते हुए कहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं करना, बाहर जाके मैं कर लूंगा, बाहर जाके मैं बर्तन धो लूंगा, बाहर जाके मैं ये कर लूंगा। तो इसका मतलब है कि जो गुलामी का कल्चर है, गुलामी का माइंड फ्रेम है, गुलामी का जो जहन बना पड़ा है, दैट कुड नॉट बी शेकन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग विच इज बीइंग देयर। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बात की थी कि कोई फिक्स नोट्स कभी ना यूज कीजिएगा, तो अभी मैं आपको एक फिक्स नोट्स दिखाऊंगी जो कि जेंडर पर्सपेक्टिव में बच्चे तैयार करते हैं, जेंडर स्टडीज एंड कॉलोनियलिज्म के टॉपिक पे। और इस सीनियर स्टूडेंट इसको कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है, फिर मैं आपको एक यूनिक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताऊंगी कि हम लोग जब अटेम्प्ट करें तो हमें क्या चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए
ताकि आपका सवाल जो है वो एक्सेप्शनली एक्सीलेंट बन जाए। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या आता है? जेंडर एंड कॉलोनियलिज्म का। किस चीज का क्वेश्चन आता है? जेंडर एंड कॉलोनियलिज्म का। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को क्या करना है? डाइसेक्ट करना है, उसकी डाइसेक्शन करनी है। जैसे बॉडी की डाइसेक्शन करते हैं ना, बाजू अलग, टांगे अलग, सर अलग, धड़ अलग, इसी तरीके से आपने सवाल की भी हिस्से बखरे करने हैं ताकि आप उसको समझ सकें और फिर उसके मुताबिक बेहतर जवाब दे सकें। ये सबसे अच्छी स्किल है जो कि CSS का कैंडिडेट सीखता है किसी भी मजमून के लिए। और ये स्किल सीखे बगैर आपके अच्छे नंबर नहीं आते। आपको सवाल की नौइयत समझनी है, आपको सवाल के हिस्से समझने हैं, आपको सवाल की डिमांड समझनी है, उसके मुताबिक जवाब लिखना है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने टॉपिक पे वेल रेड हो लेकिन आपको उसको वैसे डील करना ना आए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी गो। तो ये जो इस स्टूडेंट ने मार्क किया हुआ है इसको हम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक डिस्टिंक्टिव, एक यूनिक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट दिखाती हूँ जो कि इसी टॉपिक के ऊपर लिया जा सकता है और जो स्कॉलरली आर्टिकल के मुताबिक ज्यादा बेहतर है। एकेडमिक वेटेज और एकेडमिक कैलिब्रेशन में, एकेडमिक क्वालिटी में ज्यादा बेहतर कहला सकता है जब आपने ज्यादा नंबर लेने होंगे। सो इस सवाल का जो मेन थीम है वो ये है कि व्हाट आर द इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिज्म, पैट्रियार्की, exploitation, colonialism with women significant subject of operation और women studies और gender studies। इससे पहले कि हम लोग इधर से समझें, आप मुझे बताएं आपका ख्याल क्या है, क्या ताल्लुक है कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म को उर्दू में कहते हैं सरमायादाराना निजाम। कॉलोनियलिज्म गुलामी की जहनियत पर मबनी निजाम। कॉलोनियलिज्म याद रखिएगा, गुलामी की जहनियत पर मबनी निजाम। पैट्रियार्की, क्या कहते हैं पैट्रियार्की को? पदराना निजाम, यानी वालिद से चलने वाला निजाम पैट्रियार्की होता है, शेवनिज्म होता है। इन तमाम निजामों का जेंडर स्टडीज या प्रिसाइजली विमेन स्टडी से क्या ताल्लुक है? कौन बताएगा? ये तमाम निजाम किसकी बात करते हैं? कंट्रोल की, पावर की। और कंट्रोल और पावर के साथ ऑटोमेटिकली क्या अटैच हो जाता है? आप जो कह रहे हैं मैन, मेल डोमिनेंस, पावर, स्ट्रेंथ, डोमिनेंस, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, मैन्यूवरिंग, मैन्युपुलेशन, मैन्यूवर्स, पावर, कंट्रोल। तो ये तमाम चीजें जब शामिल हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में लफ्ज जो आता है वो आदमी का होता है, औरत का नहीं आता। ठीक है, वो जेंडर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है? आप पूछ ले यहाँ 5000 लोगों से, आपको 4850 लोग कहेंगे कि मर्द स्ट्रांग है। ठीक है, डॉक्टर से पूछे वो भी ये कहते हैं, हालांकि डॉक्टर्स को तो पता है कि मर्द मजबूत नहीं है। कैसे मर्द मजबूत नहीं है? क्योंकि हार्ट के पट्टे मर्दों के कमजोर होते हैं। पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से आदमी ज्यादा मरते हैं, ब्रेन हेमरेज से मैक्सिमम डेथ्स आदमियों की ज्यादा होती है। तो फिर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाइज मेल मजबूत हुआ है या फीमेल? मरती ही नहीं है ढीठ होती है। अच्छा, जितने अबॉर्शंस होते हैं उनकी स्टडीज निकाल के हॉस्पिटल से देख लें, उनमें 1000 में से 950 जो है वो मेल फीटस होते हैं, अनबॉर्न चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि माँ की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई तो फीमेल बच्चा तो सर्वाइव कर जाता है, मेल बच्चा साथ ही अपने आप को छोड़ देता है और डेड हो जाता है। तो कौन मजबूत हुआ? बायोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, हाँ, पावर वाइज, मसल्स वाइज, बोन्स वाइज वो मर्द स्ट्रॉन्ग है, भारी वजन उठाने ये करने और वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक एंथ्रोपोलॉजी की केस स्टडी से। कौन सी स्टडी थी? अमेजोनियन ट्राइब्स के। वहां पे चूंकि नस्ल दर नस्ल मैट्रियार्की, मादराना निजाम चलता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां की औरतें जिस्मानी तौर पे ज्यादा मजबूत हैं, उनके मर्द जिस्मानी एपरेंट तौर पे भी कमजोर हैं, नाजुक हैं, उनकी स्किन सॉफ्ट है,
उनके बालों के टेक्सचर औरतों जैसे हैं, वो चलते औरतों की तरह हैं, वो बोलते औरतों की तरह हैं, वो मार औरतों की तरह खाते हैं, और उनकी औरतें शिकार करती हैं, उनकी औरतें बाहर घूमती फिरती हैं, उनकी औरतें एब्यूसिव होती हैं और वो इस तरह की हरकतें करती हैं। तो ये चीज भी एक्सप्लेन करती है कि हमारे बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा जी, जब हम कॉलोनियल, अब हम सारों को बहुत डिटेल से देख चुके हैं, पैट्रियार्की को देख चुके हैं, लास्ट टाइम हमने कैपिटलिज्म की भी बात कर ली थी, कल्चरल कैपिटलिज्म वगैरह, एक्सप्लॉयटेटिव जेंडर, इन तमाम चीजों की बात की थी। आज हम जिस चीज पे फोकस करने लगे हैं दैट इज कॉलोनियलिज्म। जो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव है जेंडर का, वो काफी ज्यादा अजीब है, because it allows the widow to remarriage. It grants the right of inheritance to women. It grants the right of vote to women, right to own property, right to sell and purchase property, prohibition on child marriages, especially of women, termination of immoral practices such as sati, growing of organization for women's rights and fundamental rights. ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अब आने वाले 3-4 लेक्चर्स में आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग आना शुरू हो जाती है। इस सब्जेक्ट में कोई बहुत लंबा चौड़ा डेटा नहीं है, इसलिए कुछ टॉपिक्स पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले भी पढ़े हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कॉलोनियलिज्म के। कॉलोनियलिज्म आया तो फिर हम में जाहिर है अपने हकूक की आवाज बुलंद करने का एहसास पैदा हुआ। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि इसने कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की को दोबारा से लाने की तरफ तवज्जो दिलाई। इट क्रिएटेड अ ड्यूल सोशल कैटेगरी सिस्टम, जिसमें एलीट क्लास और लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट है। यूरोपियंस implemented their ideas of sex and gender into native people. Prostitutes were provided cards for identification and were provided to soldiers as well. तो जो कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर है, दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट, जस्ट एज any other theme or any other construct carries the positive and negative points of pros and cons. ठीक है, कैपिटलिज्म सरमायादाराना निजाम, ज़ाहिर है उसके भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, खराब होती है? बेहतर होती है। घरों में मशीनरी आ जाए, घरों में सहूलतें आ जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, मियार जिंदगी बेहतर होगी, खराब होगी? बेहतर होगी। People stood against opposition and demanded their rights. Consumers enjoy a wider choice of products and services. Negative impact क्या है? इसमें एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो वर्किंग क्लास होती है उनको बहुत ज्यादा लेबर के लिए मिसयूज करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इवन यूके जैसे स्टेट्स में, यूके की बहुत सारी सिटीज में भी औरतों को उसी लेबर के कम पैसे दिए जाते हैं, मर्दों को ज्यादा दिए जाते हैं। इसकी वजह आज तक किसी को समझ नहीं आई, लेकिन ये एक ऐसी नेगेटिव प्रैक्टिस है, ब्लीक पर्सपेक्टिव है, जो कि आज तक चलता आ रहा है। कोई उसको निगेट नहीं कर सका, डिफाई नहीं कर सका। इसके अलावा ये कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसमें वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, मटीरियलिज्म, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आते हैं जेंडर में। इट फोस्टर्स सेवरल इनइक्वालिटीज. It increases in child marriages, teenage pregnancy, sexual abuse, racism, domestic violence. और इससे हमारा एक और मसला आता है कि अवाम चूंकि कुचले जा रहे होते हैं कैपिटलिज्म की वजह से, तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, तालीम का कोई ख़ास निज़ाम नहीं होता, माशरे में उनकी से को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो आपने इस तरीके से दोनों चीज़ों को प्रेजेंट करना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, कैपिटलिज्म के पॉजिटिव नेगेटिव्स, कॉलोनियलिज्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, फिर इसका क्रिटिकल एनालिसिस और जक्सटापोजिशन यानी क्रॉस कंपैरिजन करना है, और उसके बाद फिर आप इसका एपीलॉग दे देंगे। प्रोलॉग होता है आगाज और एपीलॉग होता है एंड, नतीजा। शाबाश। प्रोलॉग और एपीलॉग, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि बेटा कभी भी सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसका प्रॉपर बिगनिंग बनाएं, प्रॉपर कंक्लूजन बनाएं, और वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, तभी आपका एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा। तो ये प्रोलॉग और एपीलॉग भी इसी सिलसिले में ये दिए गए हैं। जेंडर और कॉलोनियलिज्म, जेंडर और कैपिटलिज्म शायद नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने इनको काफी ज्यादा सुना है, काफी ज्यादा समझा है, काफी ज्यादा देखा है, काफी ज्यादा इसके बारे में हमने तजुर्बे किए हैं। इनफैक्ट ये हमारी जेंडर स्टडीज की दो पर्सपेक्टिव हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं।
कॉलोनियलिज्म बात करता है कि जो लोगों को हकूक दिए जाएं, तो कैपिटलिज्म बात करता है कि लोगों के हकूक को गस्प करके सिर्फ सिंगल बंदा फायदा उठाए, सरमायादाराना निजाम। सरमायादार कौन होता है? वो कहता है क्योंकि मैं सरमाया लगाता हूं तो मजदूरों को तो हक ही नहीं होना चाहिए अच्छी लिविंग का। अच्छी लिविंग का हक सिर्फ किसको होना चाहिए? यस, कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं लगाने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। और ये वो सोच है जिसके तहत शरीफ खानदान कहता है कि हमने इस कौम की हालत बदली है बाहर से कर्जे ले लेके। और वो क्योंकि उनकी थिंकिंग क्या है? उनकी थिंकिंग कैपिटलिस्ट है, सरमायादाराना है। वो ये नहीं समझते कि वो जो कर्जे लिए हैं वो भी तो आखिर फिर अवाम के खून और हड्डियों के गूदे से निकाल के वापस करने पड़ते हैं। अब इन्हें अगर नहीं दिया, वर्ल्ड बैंक ने कर्जा नहीं दिया, तो इन्होंने क्या किया? पता चला आपको? इन्होंने यूरोपियन बैंक से कर्जा ठग लिया है, हैवी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, हैवी इंटरेस्ट रेट पे। और वो कर्जा कौन अदा करेगा? और कब से अदा करेगी? 3 साल बाद से। और ये 1 2 3 साल ये एंजॉय कर सकते हैं आराम से। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जुगाड़ लगाना। ठीक है, मैं इनके पास जाऊं, मैं कहूँ जी मैं तो भूखी हूँ, मुझे प्लीज पैसे दे दो, तो ये मुझे 300 रुपया दे दें। ठीक है, फिर ये 2 दिन के बाद आ जाएं कि जी मेरा पैसा वापस करें, मैं क्या करूं, मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं इनके पास चली जाऊं, मैं कहूँ अपनी दुखिया कहानी सुना के कि प्लीज मुझे 500 रुपया दे दो उधार, ये मुझे 500 रुपया दे दें, तो मैं इनका 300 रुपया अदा कर दूं और 200 रुपये से पार्टी कर लूं। शाबाश। फिर 10 दिन गुजरे तो वो भी तंग पड़ जाए, वो कहे कि पैसे दो बहन मेरे, बस कर दो, गिव माय मनी बैक। तो मैं क्या करूं, मैं उनके पास चली जाऊं और 700 800 रुपया मांग लूं, तो 500 उनका मैं अदा कर दूं, बाकी 300 से मैं पार्टी ऑन। So this is the style of the government that is being practiced by Noon League. So far so good. वो कहते हैं आप जाए भाड़ में, मुस्तकबिल हमने नहीं देखा, अभी के हालात बस चलाते जाए। समझ आ रही है? और अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अवाम पे ही सारी फिर लाइबिलिटीज लगेंगी ना, अवाम पे ही सारी क्रंचेस आएंगी। ये नहीं मैं कहती कि कर्जा नहीं लेते, कर्जा तो यूएस ने भी बड़ा लिया हुआ है, मालूम है आपको? अमेरिका ने जितना कर्जा लिया हुआ किसी ने भी नहीं लिया हुआ। अगर नहीं पता तो अपनी कॉपी पे लिख लें, ये आपका जानना जरूरी है, इंटरनेट से पढ़ें। अमेरिका ने बड़ा कर्जा लिया हुआ है, अमेरिका तो पाई पाई जो है कर्जे के अंदर है, लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी थ्राइविंग इकोनॉमी है। उसे क्या कहते हैं? प्रॉस्परस इकोनॉमी है, थ्राइविंग इकोनॉमी है। मेरा तो वो हाल है ना कि मैं तो कमा ही नहीं रही, मैं क्या कर रही हूँ? कर्जे पे कर्जा, कर्जा दर कर्जा, कर्जा दर कर्जा, यानी मैं तो कमा ही नहीं रही ना, हमारा मुल्क कमा ही नहीं रहा। कर्जा तो अदा करने का तब हम सोचेंगे ना जब हम कमाएंगे, जब हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएगी, जब हम वाकई किसी इंडस्ट्री को, किसी लोकल सेक्टर को प्रमोट करेंगे और हमारे मुल्क में ज़र मुबादला आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, तो आप मालदार होंगे ना, आपके अकाउंट भरेंगे तो आप मालदार होंगे ना। ठीक है, सो दैट इज अ पॉइंट जो कि कंसिडर करने की जरूरत है। और यही वो रोने थे जिसको लेकर मार्क्स थ्योरी ऑन जेंडर, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये भी कवर हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? इसे मार्क्सिस्ट डॉक्टरीन भी कहते हैं, एंड दैट वाज द डेविल ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। क्या था वो जी? शाबाश। वो कहता था बोर्जे क्लास कोई नहीं है, ये टर्म थी। शाबाश। बोर्जे क्लास कोई नहीं है, बोर्जे क्लास का मतलब एलीट क्लास। यस, बोले, बताएं। बताने को तो मैं भी बता दूंगी, लेकिन आप बताएं, अच्छी बात है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी चेक हो कि आपको सही पता है और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर हो। जी बताइएगा। उनका कहना क्या था?
Shabash, very good, very simple line and explaining, well defining the Marxist ideology or theory that no class system should exist in a society. ऊंचे नीचे का निजाम खत्म कर दें. जो आपका स्वीपर है वो भी 3 लाख लेके घर जाए, आपका डॉक्टर भी 3 लाख लेके घर जाए, ताकि स्वीपर का बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़े और डॉक्टर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े. डिवीजन ऑफ लेबर शुड नॉट बी सीन विद अ कंटेम्पचुअस नोट. हकारत अमेज अंदाज से किसी भी नौकरी या किसी भी लेबर को नहीं देखना. कंटेम्पचुअस, नफरत अमेज, हकारत अमेज, कॉन्टेम्पचुअस, हकारत अमेज. So capitalism के opposite था. Karl Marx talked about division of labor, equality of rights, equality of division of labor, equality of reward, which should exist for every labor status, and a society which is devoid of any class system. So he promoted a perspective that men, women, and transgender should be paid equally in the society, irrespective of their gender prerogatives or any further consideration or pre-consideration that a person is a man or a woman, and they should be paid accordingly. Colonialists introduced the concept of creating a dual society to distribute and organize production, territory, and behavior. On the other hand, capitalists introduced the concept of color distinction, demarcation, biases, prejudices. ये समझना मुश्किल तो नहीं है. एक बार आपने अगर इसकी रीडिंग कर ली तो क्या आप खुद से लिख पाएंगे? आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है. रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के पढ़ें. सो जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था जेंडर का, दैट इंटायरली ऑल्टर्ड द इंडिजिनस मुकामी. तो जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था उसने मुकामी जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी उसको चेंज कर दिया. ठीक है. और उनकी जो कॉस्मोलॉजी थी, जो उनके नजरियात थे, जो उनके असूल थे, कवानीन थे, जो उनकी अमली वो थी, प्रोपगेशंस थी, स्लोगन्स थे, उन्होंने जेंडर रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट को काफी वाज़िया किया. The idea of gender itself was believed to have been introduced by the Western colonizer as a way to distinguish between two dualistic social categories, namely men and women. They wanted control over their labor, authority over the subjectivity, and ideas of influence. The feminist approach was taken on a new shape under the sway of colonialist and capitalist perspective. तो हम मुख्तसरन ये भी कह सकते हैं कि दोनों जो निज़ाम है, कौन से दोनों निज़ाम आप बताएं? Colonialism and capitalism, they have exploited labor and gender in one way or the other. अगर अल्टीमेटली जिस मैंने कहा था कि एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी है, उस पर्सपेक्टिव को भी बुरा नहीं कहना, उसको भी बुरा नहीं कहना, और अल्टीमेटली जब उसको वेल डिफाइन आउट करना है, कंक्लूड करना है, तो हमने क्या कह देना है कि दोनों के इल्स भी हैं और दोनों के बेनिफिट्स भी हैं. दोनों के इल्स भी हैं. क्या मतलब दोनों के इल्स भी हैं और दोनों के बेनिफिट्स भी हैं? अच्छाइयां और बुराइयां दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दोनों की बुराइयों को अगर देखा जाए, दोनों की बुराइयों को देखा जाए, तो दोनों ने ही जेंडर के बारे में कोई ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं ली, कोई कंपैशनेट अप्रोच नहीं ली, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं ली. कौन सी अप्रोच नहीं ली? ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट अप्रोच नहीं ली, बल्कि उन्होंने हमेशा दोनों जेंडर्स की तरफ जो रवैया रखा है वो कैसा रहा है? कैसा रहा है? एक्सप्लॉयटेटिव. कैसा रहा है? एक्सप्लॉयटेटिव. अच्छा जी, सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशन को समझना हमारे लिए जरूरी होता है ताकि हम समझ सकें कि वो किसी भी जेंडर स्टेटस को किस तरीके से परसीव करते हैं. तो ये जो हमारा जेंडर का आइडिया है, ये वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स ने जब इंट्रोड्यूस कराया डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जेंडर को समझने के लिए, विच आर मेन एंड वुमेन, तो उनका भी जो अपना लोकल सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी था वो एक बार हिला. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 16वीं 17वीं 18वीं सदी में, इवन 19वीं सदी तक खवातीन को जायदाद खरीदने की इजाजत नहीं थी, वोट डालने की इजाजत नहीं थी, अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत नहीं थी, बच्चे की पैदाइश का डिसीजन करने की इजाजत नहीं थी, इनकम कमाने की इजाजत नहीं थी, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी. So they wanted to control their labor and authority, influencing their subjectivity and ideas of sexuality. So colonial times were hard to women. They prepared themselves to the coming age, and there are two opinions
regarding the capitalism, but there are no two opinions regarding the colonialism, that the colonial era has influenced people through its positive impact besides its gray shades and darker sides or the pessimistic side. So positive impact gender पे ये आया कि सबसे पहले rights की बात होने लगी. colonialism का पहला concept क्या आया कि सबसे पहले राइट्स की बात होने लगी, खवातीन को दोबारा शादी की इजाजत मिल गई. कॉलोनियल पीरियड ने औरत को जायदाद खरीदने का हक दे दिया. ये जो हिंदू री मैरिज एक्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, अंडर विच वुमेन वर अलाउड टू री मैरी. Women were given the right to own property. They included the Hindu Women's Right to Property Act 1939. Hindu law of inheritance was also declared in 1929, giving the right of inheritance to opposite gender. कॉलोनियल पीरियड में यानी गुलामी के दौर में ये भी हुआ कि स्टीरियोटिपिकल प्रैक्टिसेस और कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस वो भी खत्म की गई, जिसमें सती शामिल है, जिसमें औरत को शौहर के साथ ही जलाते हुए बांध कर जला दिया जाता था. बंगाल सती रेगुलेशन which was banned in the sati practice in all jurisdiction of British India, that was passed on December 4, 1829 by the then Governor General Lord William Bentinck. सो अगर बड़े सगीर का इहाता करें, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि वेस्टर्न फेमिनिज्म और ईस्टर्न फेमिनिज्म है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, वेस्टर्न फेमिनिज्म ईस्टर्न फेमिनिज्म, ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं. समझ आ रही है? ये बेशक इस टॉपिक में आप पढ़े हैं, लेकिन सारी सब कॉन्टिनेंटल बेस्ड फेमिनिज्म में ये आप चीजें डाल सकते हैं. राइट? तो ये ओवरलैप्ड है और इसी डेटा को इस्तेमाल करके आप उसका जवाब भी फ्रेम कर सकते हैं. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जेंडर क्या आया कॉलोनियल पीरियड का, बताइएगा. जैसे कि आपको पता है हर निज़ाम के जो है मनफी पहलू होते हैं, तो कॉलोनियल पीरियड के भी मनफी पहलू थे. एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जेंडर इन द कॉलोनियल पीरियड were highlighted as well in so many of the books and the literature and the essays and in the speeches made by the gender specialist. क्योंकि उन्होंने कहा कि फिर भी अगरचे औरतों को हकूक देने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी पेट्रियार्की सिस्टम पर बहुत फोकस किया जा रहा है. बाप की सरपरस्ती से चलने वाले खानदान को ही अहमियत दी जा रही है. आइडेंटिटी औरत की इनरोल तो कराई जा रही है, लेकिन वो आइडेंटिटी उसकी अपने तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई, बल्कि उसको किसी ना किसी आदमी के नाम के साथ इंट्रोड्यूस होना जरूरी है. So notion of patriarchy created a dual sort of society in which both genders are exploited with different rules and tools. So adding insult to injury. अभी भी कोई हमारे कवानीन है जिसमें इस तरह की चीजें हैं? आपका क्या ख्याल है? बाकी तो हम बाद में डिस्कस करते हैं. बताइए, क्या आज भी हमारे कुछ ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसमें औरत और मर्द के दरमियान वाज़िया तफरीक शामिल है? बच्चों की कस्टडी का कानून, उसमें अगर औरत शादी कर लेती है तो उसे अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर मर्द शादी करता है तो उसको बच्चे छोड़ने का नहीं कहा जाता कानून की तरफ से. डू यू नो दैट? मालूम है आपको? जैसे डाइवोर्स हो गई, डाइवोर्स के बाद खातून कहती है कि मैंने आगे शादी करनी है, तो पहले उसको क्या करने पड़ेगा? बच्चे वापस करने पड़ेंगे. अच्छा, डाइवोर्स के बाद आदमी कहता है कि चलो ठीक है मैंने भी शादी करनी है, लेकिन वो शादी करने जाएगा तो उसे बच्चे वापस नहीं पड़ेंगे. औरतों को देने पड़ेंगे, मर्दों को नहीं देने पड़ेंगे. अगर मर्द शादी करता है ना आगे, तो उसको अपने बच्चे वापस नहीं करने पड़ेंगे. उसको इजाजत है वो अपने बच्चे पास रख सकता है, लेकिन अगर औरत आगे शादी करेगी तो उसे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा. वो तो उनको कस्टडी दे देते हैं ना वॉलंटरी लिख के, और गार्डियनशिप दे देते हैं अपनी बीवी के अगले शौहर को. ठीक है, या अपनी पर्सनल गार्डियनशिप रखे तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे हम देते हैं, तो इस तरीके से उनको ऑटोनॉमी अथॉरिटी दे देते हैं. ठीक है, कि मैं नहीं संभाल सकता, अपना उज़र अपना हेल्पलेसनेस को शो कर देते हैं. लेकिन आपको कानूनी तौर पे क्या ये सही है? यानी औरत आगे घर बसाएगी तो उसे बच्चे पालने का इख्तियार खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर औरत आगे शादी कर ले किसी नए शौहर के साथ, लेकिन कानून तो नहीं सपोर्ट करता ना. मैं तो ये कह रही हूँ, कानून में क्या प्रोविजन है
कानून में क्या सेग्रीगेशन है, कानून में क्या फर्क है बताएं। मर्द और औरत के लिए सेम है, व्हाटएवर, जो भी उज़र हो, जो भी बहाना हो, लेकिन क्या अगर औरत अपने बच्चे ना देना चाहे दूसरी शादी करके, तो क्या कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है? नहीं देता। इसीलिए बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो डाइवोर्स लेने के बाद आगे शादी नहीं करती, क्योंकि वो कहती हैं कि हमें अपने बच्चे ज्यादा अजीज हैं, हम नहीं वापस कर सकते, हम नहीं करना चाहते। तो ये एक डायलेमा है। व्हाट इज डायलेमा? ना हल होने वाला मुइम्मा। डायलेमा क्या होता है? ना हल होने वाला मुइम्मा। अच्छा, इस्लाम सब कुछ ही कहता है, क्योंकि ईरान में चले जाएं तो और है, टर्की में चले जाएं तो और है, दुबई में चले जाएं तो और है, दुबई में चले जाएं तो और है, सऊदीया में चले, सऊदीया बिल्कुल करीब ही है, सऊदीया में चले जाए तो और। इस्लामियात के टीचर से पूछेगा। इस्लाम हैज बीन कल्चरली अडेप्टेड। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? इस्लाम भी तो हमारे कल्चर और सकाफत और माशरे के हिसाब से क्या हो गया? अडेप्ट हो गया ना। क्या मतलब अडेप्ट हो गया? ढाला गया है, ढल गया है। ठीक है, इस्लाम में तो बारात लाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में बारात लाने की इजाजत है? नहीं। ये बारात लाना क्या है? डोमिनेंस। क्या हम आ रहे हैं आपके ऊपर सवार होने, खिलाओ हमें खाना, 1000 गेस्ट लेके हम आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं, नॉट एट ऑल। इस्लाम के पहलुओं से, इस्लाम में पढ़े आप आजकल? चले पूछ लीजिएगा। वैसे कानून के जो इस्लामी शरिया लॉ के एक्सपर्ट होते हैं उनको पूछिएगा, वो आपको सही जवाब इसका देंगे। लेकिन ये है, ये अनफॉर्चुनेट कंडीशंस हैं। अच्छा, मर्द और औरत की शादी करने के लिए क्या उम्रों का फर्क है, ये मालूम है कि ये भी नहीं मालूम? किसको बालिग तस्वर किया जाएगा? लड़का है तो, और लड़की है तो? अब ये ठीक है? तो अब तो बलूगत आ गई 12 साल पे, और बलूगत आ गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का हमारा सर्वे WHO के एक प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है, इंटरनेट में पढ़ा हुआ है। कुछ सिटीज में तो बलूगत आ गई, प्यूबर्टी आ गई है 10 साल के बच्चों में। तो फिर क्या आप 18 साल से 10 साल पे चले जाएंगे? क्या ख्याल है? क्योंकि फूड चेंज होती जा रही है ना, डाइट चेंज होती जा रही है, लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। आप उसको भी छोड़े, फ्रांस में 7 साल 8 साल की बच्चियां प्यूबर्टी में चली जाती हैं। 7-8 साल की, लुक वेरी यंग। 7-8 साल तो चाइल्डहुड डोमेन से नहीं बच्चा बाहर निकला होता है। 9 साल, बेल्जियम, हॉलैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह देखें, 9 साल की बच्चियां प्यूबर्टी में। और जो हमारी मदर्स है वो कहती हैं हमारे जमाने में 15, 16, 17 साल की बच्ची प्यूबर्टी में जाती। तो ये हार्मोन्स की वजह से है। और हार्मोन्स कैसे डिस्टर्ब हुए? फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल की वजह से, और ये चिकन टाइप सबस्टैंडर्ड फूड आइटम्स प्रोडक्ट्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, ये जो है बहुत सारी रिप्रोडक्टिव डिजीजेस भी इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये सारा कुछ खराब है। ये जो जिंक आता है आपके चीजों में, ये जो सल्फर आता है, ये आपकी बॉडी में जाके तबाही मचा देता है। आपको नहीं पता, लेकिन जाके बाद में पता चलता है। ठीक है, ये एलोपेशिया जितना बढ़ गया है, इतना कभी भी कॉमन नहीं था। क्या है एलोपेशिया? हेयर लॉस, लड़कों के बाल जल्दी झड़ जाना, पतले हो जाना, पैचेस पड़ जाना, सफेद हो जाना, ये सारी बीमारियां, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से है। इसकी वजह से
हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से। सो कमिंग बैक टू इट, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सोशल कैटेगराइजेशन का सिस्टम है ये तो चैलेंज हुआ बेशक, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेंडर की जो सब्जुगेशन है वो अभी भी कायम रही बावजूद उनको हकूक देने के। सो कॉलोनियल पीरियड क्रिएटेड अ ड्यूल सोसाइटी कैटेगरी सिस्टम टू हैव कंट्रोल ओवर लेबर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी के ऊपर इख्तियार अभी तक मर्दों का बरकरार रहा। अब देखें, quotations are important. Women keep the cogs of capitalistic machine running. Capitalism is now the social system that exists in all countries of the world. और इस सिस्टम में क्या होता है कि means of producing and distributing goods are owned by a small minority of people. थोड़े से ताजर किस्म के लोग होते हैं जिनके पास तमाम का पैसा इकट्ठा होकर चला जाता है। ये जो हम बात कर रहे थे, सरमायादार कारोबारी कैपिटलिस्ट sees women's operation as a direct result of capitalism and the ownership of property rights, which turn to be handcuffed by the fewer people in the community. लोग, थोड़े से लोग जब कम्युनिटी के हर चीज पर काबिज होने की कोशिश करते हैं और अपनी सलाहियतों की वजह से या अपनी चलाकियों की वजह से या अपनी मैन्यूवर्स की वजह से माशरे के ज्यादा सरमाए पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो माशरे में अदम तवाज़न पैदा होता है, इम्बैलेंस पैदा होता है और उस इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कैपिटलिज्म का कि ज्यादा लोग जो है वो इंडस्ट्रीज में कॉपरेट हो गए। ये सारी वही रेपिटेशन आती जाएगी। आप पढ़ लें, मुझे बता दें, आपके पास है ना नोट्स में, पढ़ लें, मुझे बता दें अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट है दैट इज वर्थ डिस्कशन और दैट शुड बी एक्सप्लेन, तो उसको हम फर्दर लेके चाहते हैं। कैपिटलिज्म की वजह से कंपटीशन का निज़ाम बनता है, एफिशिएंट लोग आगे आते हैं, प्रोडक्टिव लोग आगे आते हैं, निज़ाम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोग ऑपोजिशन के खिलाफ खड़े होते हैं, लोग अपने राइट्स को डिमांड करते हैं, कंज्यूमर्स एंजॉय अ वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, consideration for employment on the basis of color, race, religion, gender, sexual orientation, physical or mental disability is overthrown. अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो भी वही है जो कि ओवरलैप होके आ रहे हैं। अब आता है एनालिटिक रिव्यू ऑफ कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन पाकिस्तान। आप में से कोई पढ़ेगा? Anyone among you who would be reading it? पढ़े जरा। Seeing through the lens of Pakistan. Any volunteer? जी बेटा। स्कार्स का मतलब क्या है? बुरे निशान, जख्म के निशान, बड़े सगीर पर जख्म के निशान छोड़े हैं। किसने? कॉलोनियल सिस्टम ने भी और कैपिटलिस्ट निजाम ने भी। देखिए, हम आजाद तो हो गए हैं लेकिन हम आजाद नहीं है। हम अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं और हम किसकी गुलामी में? सरमायादारों की, कारोबारियों की, बिजनेस ओनर्स की। अब हम उनकी गुलामी में। एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी का सफर। एक बच्चे से पूछा था ना पिंडी में थोड़े अरसे पहले एक प्रोसेशन जुलूस के दौरान कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ? कहता पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को फिर गुलाम हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? आजाद तो हम हो गए थे लेकिन अगले ही दिन जब दोबारा से हुकूमत की बागडोर मालदार लोगों ने संभाल ली तो हम क्या बन गए? हम दोबारा गुलाम बन गए। आजाद होने का एक्चुअल मतलब क्या था? जैसे फ्रांस में लोग आजाद हुए थे कि गरीब इंसान जाकर हुकूमत की बागडोर संभालता। कौन हुकूमत का रूलर होता, हुकूमत का मिनिस्टर होता? ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग, मेरे आप जैसे आम लोग, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का मजा चखा हुआ है, उन्हें पता है ये जिंदगी कैसी है। जैसे बिलावल भुट्टो को ये एक फ्लड अफेक्टेड एरिया में सैर कराने ले गए थे, तो उसने क्या कहा? ना सिर्फ वो हंस रहा था ऊंची ऊंची, बल्कि उस बोट में ट्रेवल करते हुए कह रहा था वाओ व्हाट्स अ बबलिंग वाटर। और वो फ्लड इफेक्ट्स का मुआयना करने गया हुआ है, सैलाब के मुतासरीन का मुआयना करने गया हुआ है। एंड ही थॉट कि वो शायद वेनिस की कश्ती में सवार जो है वो एंजॉय क्योंकि उसको पता नहीं है ना, वो बिलावल ने कभी
मलीर के मस्जिद में सफर नहीं किया ना, तो हाउ कुड दैट पर्सन अंडरस्टैंड और रियलाइज द ग्रफ रियलिटीज ऑफ दिस लाइफ। ठीक है, और ये भी कहने वाली बात है, आप में से बहुत सारे CSP ऑफिसर बन जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसके बाद पता क्या होगा, आप कहेंगे कि ये कीड़े मकोड़े मेरे ऑफिस में क्यों आते हैं, ये गरीब लोग मेरे ऑफिस में क्यों आते हैं, इनकी जरूरत कैसे होती है कि मुंह उठा के मेरे ऑफिस में आ जाते हैं अपने मसले लेके। सीरियसली ऐसा है। ये मैं आपको रिसेंटली गुजरावाला के एक असिस्टेंट कमिश्नर की बात बताती हूँ। यंग सा लड़का है, मुश्किल से मेरा ख्याल है 26 साल का होगा, तो उसने 2-3 बूढ़े लोगों को मार चढ़वाई अपने वॉचमैन से, क्योंकि वो अपने मोहल्ले के मसले डिस्कस करने आए थे। तो उसने कहा कि 1-2 को कुछ चढ़ा दो ताकि दोबारा कोई भी इस इलाके का इंसान मसले लेकर ना आए। तो आपका क्या ख्याल है कि वो उधर इस सीट पे बैठा हुआ इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि मैं गरीब को कुछ चढ़ा दूंगा तो मुझे एकामे बाला ये ऊपर वाले लोग कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा क्यों था? शाबाश, क्योंकि ये एक प्रोसेस है ना। असिस्टेंट के ऊपर कौन बैठा हुआ है? डेप्टी कमिश्नर के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी, वो सारे भी ऐसे ही हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसको भी वैसे बिहेव करना पड़ेगा। यू गेट इट? क्योंकि देखें, आपने उनको जाते सार तो 1 करोड़ की गाड़ी में बिठा दिया डाले में, तो वो फिर जमीन पे उतरेंगे? वो जमीन पे कैसे उतरेंगे? आप ये करके देख लें कि आप CSP ऑफिसर्स के पर्क्स खत्म कर दें, उनकी ये लग्जरी और वीगो डाले और फ्री के पेट्रोल और फ्री के फ्यूल और फ्री के घर बंद कर दें, फिर देखते हैं कितने बच्चे CSS करते हैं। सीरियसली, ये इसके साथ जो मटेरियल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है ना, इसकी वजह से ये लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, और एक 26 साल का असिस्टेंट कमिश्नर गुजरावाला जैसे एरिया में बैठ के महीने का 1.5 करोड़ कमाता है, और वो क्या होता है, क्या वो 1.5 करोड़ जेब में डालता है? नहीं, 1.5 करोड़ में से वो मुश्किल से 20-25 लाख जेब में डालता होगा, बाकी पैसा कहाँ जाता है? MNAs को, MPs को, अपर चैम्बर्स को, बर्थ अथॉरिटी को। तो क्या इस तरह के निजाम में आम आवाम आजाद है? नॉट एट ऑल, वी आर स्टिल सफरर्स फ्रॉम द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो यही वाली बात है कि हम लोग बड़े खुश हुए कि जी खवातीन को बेसिक राइट्स मिल गए, वो जायदाद खरीद सकती हैं, वो वोट डाल सकती हैं, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, वो रीमैरिज कर सकती हैं, तो हमने उसी पे इक्तफा कर लिया, हम बड़े खुश हो गए। और हमने ये ना देखा कि अभी भी वो जो गुलामी का कल्चर है वो किसी ना किसी सूरत में आगे चलता रहेगा और चलता रहा है। सो जेंडर की एक्सप्लॉयटेशन तमाम एजेस में जारी रही, irrespective of the system, whether that was capitalism or colonialism। और ये जो डोमिनेंट व्यू है ये कर्नर कमीशन रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया कि ब्लॉक्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ट्रीटेड ब्रूटली एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर राइटफुल प्लेस एट इक्वल सिटीजन्स। इंडिया में अभी भी बहुत सारे इश्तिहार छपते हैं जहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि खवातीन उम्मीदवार अप्लाई करने की हकदार नहीं है, women are not entitled to apply for this particular position। अच्छा, ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी लिखा होता है। पाकिस्तान में बस इश्तिहार में नहीं देते, अदरवाइज ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जब GM लगाने लगते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लगाने, ED लगाने लगते हैं, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के जब इंचार्ज लगाने लगते हैं और औरतें भी अप्लाई कर देती हैं, तो क्या करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को साइडों पे रख देते हैं, उसको इवन इवेलुएट ही नहीं करते, कंपेयर ही नहीं करते, और एनालिसिस भी नहीं उनका होता, उनकी स्क्रूटनी भी नहीं होती, और उनको शुरू में ही निकाल दिया जाता है ये कह के कि ये खवातीन शोबा या महकमा नहीं संभाल सकती। So women are systematically more oppressed by the ruling class and treated mercilessly and merely as a second-class citizens, and this is being mentioned in the Marxist theory and by Frederick Engels in Communistic Manifesto as well। तो इसका मतलब है कि हमारा कंक्लूजन वही होगा कि खवातीन जो है हमारी मुकामी खवातीन, इंडिजिनस वुमेन, इंडिजिनस मुकामी, जो हमारी इंडिजिनस वुमेन है, जो हमारी मुकामी औरतें हैं, जो हमारी इंडिजिनस वुमेन है, हमारी मुकामी औरतें हैं, वो पिसती आई हैं, पिसती रहेंगी, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट हो,
किसी ना किसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन औरतों के लिए हमेशा बरकरार रही। जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो भी ब्लेम करती है हमारे इंटरनल कल्चरल फैक्टर्स को, कि जो खवातीन की सबऑर्डिनेशन है डेवलपिंग वर्ल्ड में उसको किसी तरीके से रिफॉर्म नहीं किया जा सका ड्यू टू सेवरल कन्फाइनिंग डायनामिक्स। मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है वो इकोनॉमी को भी ब्लेम करती है। व्हाट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट? अब तो ये कहना शुरू हो गया ना, जो नई वेव आई है, थर्ड वेव और पोस्ट फेमिनिज्म, कि आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दें। क्या मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट? औरत खुद कमाए और अपने पैसे की खुद जिम्मेदार हो, और ये उसको थोड़ा अथॉरिटी देगा। लेकिन ये भी एक डिगोसिला है, दिस इज ऑल्सो लेम एक्सक्यूज, ये भी एक फजूल बहाना है, क्योंकि खातून कमाती तो है लेकिन हीले हरबे करके बड़े तरीके से उससे पैसे छीन लिए जाते हैं। क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ और मैं अपने कॉलीग्स को देखती हूँ, सारी अर्न करती हैं, लेकिन सारी अर्न करके उस पैसे को कहाँ लगा रही है? हमारी यूनिवर्सिटी में 1600 स्टाफ है, फीमेल नहीं, दोनों मेल और फीमेल। तो क्या है, जो 1600 का स्टाफ है उसमें से लाजमी 650 500 औरतें हैं। तो ये 500 औरतें जो अपना पैसा लेके जाती हैं, और वो कहाँ लग रहा होता है? घरों पे, बच्चों पे, उनकी अपनी जात पे तो नहीं लग रहा होता। ठीक है, फिर ये कह दिया जाता है वो अपनी खुशी से लगाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें सोशली इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो लगाती हैं ये सोचकर कि मियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं लगा रही हूँ। इसका मतलब है कि मियाँ को ज्यादा कमाना चाहिए। ठीक है, औरत की कमाई घर में नहीं लगनी चाहिए, इसके बारे में इस्लाम में भी बहुत बार कहा गया। वो खुश दिली से लगा दे तो और बात है। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, एक पूरी इन्वायरमेंट डेवलप की जाती है। कैसी इन्वायरमेंट? देखिए, जब आपका शौहर नहीं करेगा तो आपको करना पड़ेगा ना। जब वो बच्चों के कपड़े नहीं लाएगा तो आपको खरीदने पड़ेंगे ना। इसका ये तो नहीं मतलब होगा कि वो जो शौहर है उसकी जो इस्लामी फरीजा है वो उससे एग्जाम्प्ट हो गया, बरियुल जिम्मा हो गया। क्या बरियुल जिम्मा हो गया? जी, आप क्या कहते हैं? नहीं हुआ। एक जो बेसिक नीड्स है, अगर वो शौहर नहीं पूरी कर रहा बीवी की, इस्लाम में तो हालांकि इस कदर हुक्म है कि अगर औरत कमा भी रही है फिर भी आपने उसको उसका जेब खर्च देना है, दानो नफका देना है। अगर एक औरत कमा भी रही है तो फिर भी आपने उसका नानो नफका देना है, जेब खर्च देना है। और यहाँ पे पहले भी बात हुई है कि पाकिस्तान में 70% औरतें जो हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग है, उनको उनके शौहर कुछ भी नहीं देते, सिर्फ एक घर दे देते हैं, एक रोटी दे देते हैं, कहते हैं नानो नफका पूरा हो गया। लेकिन नानो नफका ऐसे पूरा नहीं होता। नफका का मतलब रिहाइश नहीं है, नफका का मतलब खर्चा है जो आप अपनी जेब से अदा करें, जिसके बाद वो उसको किसी भी चीज पे खर्चे। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, आप उसे पूछ भी नहीं सकते क्या कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपया महीना दिया है, तुमने उसमें से कितना अपने पे खर्च किया है, कितना फकीरों को दिया है, कितना माँ बाप को भेजा है, कितना किसको दिया है। मेन और हस्बैंड्स कैन नॉट इवन आस्क हर, क्योंकि नफका का मतलब है कि ये उसका हिस्सा है। लेकिन हम लोग तो इस अप्रोच पे चलते ही नहीं है। अच्छा, इस्लाम में एक और, इस्लामियात की क्लास होगी ये तो, इस्लाम में एक और अप्रोच है कि अगर आप लाख रुपए कमाते हैं तो उसके ऊपर कितनी ज़कात है? 25% देनी है। 2.5, हाँ 2.5%, 2500 रुपया। ठीक है, ये हो गई ज़कात। तो क्या आपका माल पाक हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ज़कात तो लाजमी है, फर्ज है, बेयर मिनिमम। शाबाश, वो तो है ही है, वो तो आपने देनी है, वो तो आप ना नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? खैरात, सदकात। और खैरात और सदकात को बलाएं टालने का वसीला बताया गया। सदकात और खैरात को अल्लाह ताला के साथ तिजारत कहा गया। ठीक है, तो आपकी लाख रुपए की इनकम में से लाजमी 6 से 8 हजार रुपया, 6 से 7 हजार रुपया गरीबों को जाना चाहिए। यतीमों को, गरीबों को, मस्कीनों को। चाहे उससे आप 2,000 का खाना पकवा के लोगों को खिलाएं, चाहे उसमें से 2,000 रुपया आप किसी को ग्रोसरी डाल दें, चाहे आप 2,000 रुपया किसी यतीम की फीस अदा कर दें, वो आपके फराइज नहीं है लेकिन फराइज हैं। अल्लाह ने तुम्हारे माल में
यतीमों और मस्कीनों का हक रख दिया, ये कुरान पाक में इतनी जगह आया ना होता तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये पैसा मैंने कमाया, ये मेरा है। ज़कात अदा तो कर दी है। ज़कात अदा करना इज नॉट द टोटल स्पिरिट, ज़कात अदा करना इज नॉट होल ऑफ इट, ठीक है। तो औरतों के हकूक की भी जब बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि जी हमने बेयर मिनिमम दे दिया, और बेयर मिनिमम क्या है? 2 वक्त की रोटी और सर की छत। अब आगे भी है, और वो भी आपकी नफली इबादत नहीं है, वो आपकी फर्जी इबादत है, वो भी आपने करनी है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपके बाकी इस्लामिक स्टेट्स में भी चले जाए, आप बड़े हैरान होंगे, उधर भी इवन जो है तलाक लेना औरत का बड़ा मुश्किल है। क्यों क्यों औरत का तलाक लेना इतना मुश्किल है? एनीवन? सब जगह पे, दुबई पे, बाकी जगहों पे, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुश्किल है बाकी मुल्कों में तलाक लेना, मुसलमान मुल्कों में। मुझे भी कैसे पता चला, मेरी एक कॉलीग गई ना दुबई, तो यहाँ तक उनका मियाँ ठीक था, उधर जाके वो खराब हो गया। उनके कार्ड्स लेकर उसने लोन्स ले लिए, फिर जब लोन्स की इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो उसने बीवी को मारना शुरू कर दिया, उसको आंखें दिखानी शुरू कर दी। वो बीवी ने बड़ा समझाया कि कर क्या रहे हो, मैं भी जॉब करती हूँ, तुम भी जॉब करते हो, तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? तुम मेरे कार्ड्स और मेरी आईडी कार्ड और मेरी जॉब पे कर्जे क्यों लिए जा रहे हो? ठीक है, और वो पैसा फिर कहाँ जा रहा है? जैसे ही उसने वो सवाल पूछा, उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें लटका दूंगा। सीरियसली ये टर्म थी, लटका दूंगा। और वही वाली बात हुई, वो दुबई में तकरीबन 4 साल ख्वार होती रही, उसको तलाक ना मिले। उसने आके फिर यहाँ कराची की थी, यहाँ फिर आके उसने कराची में केस किया, और यहाँ किसी वकील साहब और जज को पैसे दिए, तो उन्होंने खुला की डिग्री पास कर दी। यानी यहाँ जाहिर है वकील और जज दोनों को पैसे दिए और 1 वे खुला की डिग्री इशू करवा दी, ठीक है। तो वहां पे भी जो है ना, औरत का तलाक ले लेना आसान काम नहीं है मॉडर्न मुसलमान माशरों में भी। चले, आज जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे विच इज वेरी ब्रीफ वन, जो कि मुख्तसर और कॉन्साइज है, जो लास्ट क्लास का ही ये पेंडिंग है, दैट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में तमाम माशरों में बात होती है कि हमने मर्द और औरत की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या काम करने हैं, क्या पॉलिसियां बनानी हैं, क्या इंटरवेंशनल मेजर्स लेनी है, विच प्रैक्टिकल स्टेप्स वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इन ऑर्डर टू मेक द स्टेटस ऑफ जेंडर बेटर फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जब भी बात होती है, डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड थ्योरी की, तो जेंडर डेवलपमेंट की बात भी साथ ही आती है। विमेन इन डेवलपमेंट, जिसे WID कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लिख लें। मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ कि कौन सी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने गौर से देखनी है। विमेन इन डेवलपमेंट WID, जेंडर एंड डेवलपमेंट GID। विमेन इन डेवलपमेंट औरतों की बेहतरी की बात करती है और औरतों को मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाने की बात करती है, लेकिन जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है वो दोनों जेंडर्स की बेहतरी के कामों की बात करती है, बजाय इसके कि सिर्फ औरतों पे फोकस किया जाए। इट सेज दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन बोथ मेन एंड वुमेन, एंड द सोशल रिलेशन बिटवीन genders are important, and the interpersonal linking between gender is important in order to make a productive and developing society and the developed society. And this is important to create a space for an understanding of gender as a socially constructed concept. इसके बावजूद भी हमारा जो फोकस रहता है वो जेंडर में, वो यही रहता है कि हम खवातीन को मार्जिनलाइज कर दें। क्या मतलब मार्जिनलाइज कर दें? कोने पे लगा दें और मर्दों को ज्यादा हिस्सा दे दें। ये हमारा एटीट्यूड पावर डायनेमिक्स पे बेस्ड है, और ऐसा हम बाकी चीजों में भी करते हैं, जैसे जो छोटी रेसेस होती हैं उनके लिए भी करते हैं, इसके अलावा जो लोअर क्लास होती है उनके लिए भी करते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाते, उन पे फोकस नहीं करते, उन पे पैसा लगाने को तैयार नहीं होते। सूबे के जो कमजोर इलाके होते हैं उनकी तरफ भी हम बहुत बाइसेस रखते हैं,
नेशनैलिटी के बेसिस पे, प्रोविंशियल एसोसिएशन की वजह से, सेक्सुअलिटी की वजह से। तो ये तमाम हमारी सोशल कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पावर पैटर्न्स या पावर डायनामिक्स की वजह से अफेक्टेड होती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि जो डेवलपमेंट है उसको इंटरसेक्शनैलिटी के बगैर हल नहीं किया जा सकता। व्हाट इज इंटरसेक्शनैलिटी? जी, किसी एक सेक्शन पे काम करके आप तरक्की हासिल नहीं कर सकते, आपको दोनों सेक्टर्स को मिला के चलना पड़ेगा। एक घर का माहौल नहीं बेहतर बनाया जा सकता जब तक आप सारे बच्चों की आपस में सुलह ना करा दे। तो इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही चलता है कि जब आप डिफरेंट क्लासेस की या रेसेस की या नेशनैलिटीज की या सेक्सुअल ग्रुप्स की आपस में लिंकिंग डेवलप नहीं करते, इंटरैक्शन डेवलप नहीं करते, हार्मनी डेवलप नहीं करते, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप एक स्मूथ लिंकिंग, एक स्मूथ सोसाइटल सेटअप डेवलप कर सकते हैं। तो जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो वी शुड बी सीइंग इट विद द लेंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी, इस टर्म को याद रखिएगा। अच्छा, अब आगे एक और पॉइंट जो कि आपने याद रखना है, लिख लें। इंटरसेक्शनैलिटी एंड पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आर मोर और लेस सेम। Intersectionality and post-colonial feminism are same. हकीकत जानते हुए, हकीकत का एहसास करते हुए कैसे डिफरेंट सेक्शंस को एक दूसरे के करीब लाना है, दैट इज द डिबेट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म एंड दैट इज द डिबेट ऑफ इंटरसेक्शनलिज्म। इंटरसेक्शनैलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप्स ने ही प्रमोट किया, and it addresses how gender interacts with other social categories and it has become increasingly popular in research and practice. सबसे पहले इसे अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था। किसने? अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट ने। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो निगरो होने की वजह से भी सफर कर रहे थे और वो खवातीन होने की वजह से भी सफर कर रहे थे। तो इसीलिए ये सबसे पहले आइडियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट, ये नोशन, ये पर्सपेक्टिव, ये पैराडाइम उनकी तरफ से आया कि मार्जिनलाइज ग्रुप में रहना, मार्जिनलाइज होना, तफरीक का सामना करना, बाइसेस का सामना करना कितना मुश्किल है। नाउ इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेनी अदर डिसिप्लिन, जैसे कि हम देखते हैं कि इसको लिटरेचर में भी डिस्कस किया जा रहा है, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, एपिडेमियोलॉजी में, बहुत सारे डिसिप्लिन्स में इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया, एक्सपैंड किया गया, अडॉप्ट किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शनैलिटी डिबेट पोस्ट मॉडर्निज्म डिबेट भी कहलाती है। क्या कहलाती है? पोस्ट मॉडर्निज्म डिबेट। अगरचे इसका आगाज फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से ही हो गया था और यूरोप में ही इसके सीड्स वर सोड एट दैट टाइम, लेकिन इसको जो सही बूम मिलता है वो ब्लैक फेमिनिस्ट की तरफ से मिलता है, ब्लैक फेमिनिस्ट की तरफ से मिलता है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल्स थी और उन्होंने मिडिल क्लास स्ट्रक्चर को तो हिलाया, वाइट वुमेन के कॉन्सेप्ट को भी हिलाया, तो साथ साथ उन्होंने खवातीन के ऑपरेसिव स्टेटस को भी हाईलाइट किया। अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट। अब आप गौर से सुनिएगा, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसका इतना अच्छा पेपर हुआ था और उसके मार्क्स सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से खराब हुए थे कि जब उसे पूछा गया ना इंटरसेक्शनैलिटी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, तो उसने ये फोकस ना किया, वहां क्वेश्चन आ गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन विमेन की स्ट्रगल है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो वो उसके जहन में उस वक्त बिल्कुल ग्लिच कर गया, बिल्कुल स्किप हो गया, उसको याद ही नहीं रहा कि इसमें उसने कौन सा आंसर लिखना है। बताएं, इंटरसेक्शनैलिटी का, पोस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। तो बेटा टर्म्स को गौर से सुने, ठीक है। क्यों टर्म्स को गौर से सुने? क्योंकि आंसर में कंटेंट डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो बच्चे इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं। चाहे आपको सवाल आएगा इंटरसेक्शनैलिटी का, चाहे आपको सवाल आएगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, पोस्ट फेमिनिज्म का, चाहे आपको सवाल आएगा अफ्रीकन अमेरिकन विमेन स्ट्रगल मूवमेंट का, तो सारों में जवाब सेम है, यही वाला आना है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो डिबेट चली थी इसमें इस चीज को हाईलाइट किया गया कि ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट, पुअर एंड रिच, अर्बन और रूरल, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ये सारी फेक डिबेट्स हैं।
myriad feminist scholars have destabilized the notion of a universal woman, arguing that women is a contested and fractured terrain, and that experience of women is always constituted by subjects with vastly different interest. और ये भी आर्ग्यू किया जाता है बाय द जेनिफर नैश इसी वजह की वजह से कि इट इज प्रॉब्लमेटिक टू स्पीक ऑफ अ यूनिवर्सल फेमिनिज्म. हम यूनिवर्सल फेमिनिज्म की बात ना करें ये लोग कहते हैं. क्यों? क्योंकि हर माशरे की कॉमन सेंस है ना. बताएं क्या वजह? हर माशरे की इंटरसेक्शनैलिटी डिबेट डिफरेंट है. जैसे हमारे प्रोविंशियलिज्म है, उनके नहीं है. समझ आ रही है? हमारे प्रोविंशियलिज्म बहुत ज्यादा है, पंजाबी, सिंधी, अच्छा. हमारे कास्ट सिस्टम है, उनके नहीं है. वो कहते हैं कि यूनिवर्सल फेमिनिज्म की बात इंटरसेक्शनैलिटी वाले इसलिए नहीं करते क्योंकि हर माशरे के जो इंटरसेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डाइवर्स होते हैं. ठीक है. इंटरसेक्शनैलिटी टर्म वाज कॉइन्ड बाय किम्बरले क्रेनशॉ. इसको लिख लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आया हुआ है. And that was African American legal scholar, and he was a part of discipline of critical race, and he studied in 1980 the elaborate features of it, and he also explained problematizing the laws purported color blindness, neutrality and objectivity. Crenshaw जो था थी वैसे तो ये भी थे. He wanted to show how the single axis framework often used by feminism should be replaced by intersectionality, which could better demonstrate the ways in which race and gender interact to shape the multiple dimensions of black women's experience. क्योंकि black women एक तो औरत होने की वजह से सफर कर रही हैं और दूसरा किस वजह से सफर कर रही हैं? क्योंकि वो black है, नीग्रो है. ये आपको नहीं शेयर हुआ वहां? मैं इधर डेस्कटॉप पे छोड़ दूं, ले लेंगे कि नहीं? मैं कैसे कर दूं? हाँ, मेल कर देते हैं. किसको करो? सर्वजात को हुई भी है. सर्वजात को हुई भी है. अभी मैं आपको 10 मिनट देती हूँ, आप में से कोई इसमें से इसको कर ले. बेटा अभी 10 मिनट है, अभी 10 मिनट है. मैं नोट सारे डाउनलोड कर लूँ ना, इसलिए कह रही हूँ. मैं सारे नोट्स डाउनलोड कर लूँ जो मैंने शेयर किए हैं. इसमें मार्क्सिस्ट डिबेट का भी अलग है. आपकी मॉर्निंग में पहली क्लास कल कौन सी है? आज कौन सी थी? कल कौन सी है? वो कौन से सर पढ़ाते हैं? वो इधर ही होते हैं. वो कह रहा है कि प्रोग्राम एरर, लेकिन ये कि प्रोग्राम अपडेट कर रहा है. कर लेने दे उसको. अपनी कॉपी पे वाज़िया करके टॉपिक्स लिखें जिनके ऊपर आपके 3 पेजेस प्रिपेयर होने चाहिए, कोटेशन प्रिपेयर होने चाहिए, केसेस प्रिपेयर होने चाहिए, और वो क्या क्या है लिखें. आज जो हमने किया है कैपिटलिज्म एंड फेमिनिज्म, सोशलिज्म एंड फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म, मार्क्स MARX, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म, African American Liberation Movement, intersectionality debate, intersectionality debate, intersectionality debate. और अगला छोटा सा टॉपिक जो आज हम करेंगे दैट इज फेमिनिज्म एंड साइकोएनालिसिस.
feminism and psychoanalysis. सबसे पहले आते हैं what is psychoanalysis. Psychoanalysis is a school of thought. It was originally a school of thought in psychology. Psychoanalysis is a school of thought. It was originally a school of thought in psychology. जी बेटा. Psychoanalysis was founded by Freud. Psychoanalysis was taken from psychology. अब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कोट कर सकते हैं ना, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज में. ठीक है, तो ये पूरा कोर्स ना तकरीबन ऐसे ही है. Sigmund Freud has been the founder. EUD. Sigmund Freud. SIGMUD FREUD. Psychoanalysis and feminism gained a lot of popularity. Psychoanalysis and feminism gained a lot of popularity. Because two theorists, Lacan and Freud, Lacan and Freud presented a distinctive point of view on feminism, provided a distinctive perspective or point of view on feminism. Provided a distinctive perspective or point of view on feminism. They are major thinkers of 20th century. इसके पास मेजर बुलेटेड पॉइंट लिखे हैं, बाकी नोट्स उसमें से ले लीजिएगा. They are major thinkers of 20th century. Psychoanalysis इसके लिए तो नहीं बनी थी. Was a broader theory meant to explain our conscious and unconscious mind, meant to explain our conscious and unconscious mind, our structures of personality, the root cause of psychopathology,
The root cause of psychopathology, types of mental disturbances, types of mental disturbances as neurosis and psychosis, neurosis and psychosis, neurosis and psychosis, women issues, etc., etc. Many feministic theories got influenced by psychoanalysis. फेमिनिज्म की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो किससे फैक्ट हुई हैं? इस थ्योरी से. किस थ्योरी से? साइकोएनालिसिस से. ओके, नेक्स्ट. इस थ्योरी ने डिबेट ओवर किया है पैट्रियार्किकल कॉन्सेप्ट्स को, पैट्रियार्की के कॉन्सेप्ट्स को इस थ्योरी ने हिला के रख दिया है, डिबेट ओवर किया है बहुत सारे पैट्रियार्की के कॉन्सेप्ट्स को, सोसाइटल नॉर्म्स को, स्ट्रक्चर्स को, मिस रिप्रेजेंटेशंस को. कैसे सोसाइटी औरतों को खराब करी है, औरतों को डैमेज करी है, हार्म करी है, डिटोरेट करी है, वीकन आउट करी है, कमजोर बना रही है. इन तमाम चीजों के ऊपर भी इस थ्योरी ने बड़ा रिगरस और कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंड पॉइंट रखा है. This theory talks about fears, insecurities, anxieties pushed to our unconscious mind. This theory talks about insecurities, fears, anxieties pushed into unconscious mind. Societal taboos, ये क्या होते हैं? Societal taboos, stereotypes. जैसे वो जो है, वैसे तो कहते हैं हम सुन्नत पे अमल करते हैं. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की औरत से शादी कर ली, उस सुन्नत पे कोई अमल नहीं करता. करता है कोई? नहीं, उस सुन्नत पे कोई अमल नहीं करता. बाकी 4 शादियां करा लो, बाकी सुन्नतों पे अमल, दाढ़ी रख लेंगे हम, ये कर लेंगे. लेकिन ये कि जब उसकी बात आएगी तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो तो बीबी खदीजा वाला वाकया ही नहीं है ऐसा. बीबी खदीजा तो इतनी एजेड थी नहीं. और आपको पता है कि बहुत सारे हवाला जात ये भी बताते हैं कि हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेवा थी. ठीक है. और रसूल पाक अनमैरिड थे. वो बस वो डिफरेंट है ना, लेकिन बहुत हिस्ट्री की किताबें सॉलिड सही बुखारी तक उनको बेवा कहते हैं. ठीक है. यानी मैं आई ऑल्सो नो कोई 10-12 हवाले जानती हूँ मैं जहाँ कहीं लिखा हुआ है कि नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, थी. ऐसे बहुत हवाले जात मिलते हैं. लेकिन ये है कि मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, यहाँ कोई भी शख्स, इवन जो उसका एज फेलो हो, वो भी बेवा से शादी कर रहे हो तो पूरे रिश्तेदार उसको एक टैबू बना देते हैं. क्या कह के कि पहला शॉट तो खा गई है, तुम्हें भी खा जाएगी. ठीक है. इसे कहते हैं टैबू.
तो वैसे तो हमने सुन्नत पे अमल करना है, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे टैबू थे जो कि फैले हुए थे। मर्द अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए एक्सप्लॉइट करते आ रहे थे, और इस थ्योरी ने नो डाउट उसको वाजिया किया। इस थ्योरी के ऊपर इसलिए भी बहुत ज्यादा इतराजात आए कि क्योंकि तब सेक्स की बात करना प्रोहिबिटेड था, सेक्सुअल एनर्जीज की बात करना प्रोहिबिटेड था, और इन्होंने बात कर दी। तो फिर तो ये थ्योरी इतनी ज्यादा रैग हुई और इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज की गई कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो सेक्सुअल एनर्जीज की इन्होंने सबसे पहले बात कर दी, लिबिडनल एनर्जी कह के। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा, और चूंकि फ्रॉइड खुद भी ज्यू था और ज्यू ही उसको कत्ल कर देना चाहते थे इसी वजह से। क्यों? क्योंकि तुम तो ऐसी जो है ना मजहब के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हो। फिर एंगर, एग्रेशन, लस्ट, डिजायर, इन इसके बारे में उसकी जो थ्योरीज हैं दे आर वेरी इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से हमें फेमिनिज्म की थ्योरी समझनी ज्यादा आसान हो गई। इसीलिए फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो हमें बहुत कुछ समझने में मदद देती है। फिर फ्रॉइड के बारे में अगर आपको कहीं से सुना हो, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बच्चों में एक एज आती है 3-4 साल, 5 की उम्र में, फिर वो ठीक भी हो जाती है, जिसमें बच्चे अपने ऑपोजिट जेंडर पेरेंट के ऊपर एक्स्ट्रा डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस एक गॉड था, ग्रीक गॉड था, that fell in love with its mother, और उसने शादी कर ली। तो उसी से ये कॉम्प्लेक्स या बीमारी या एक फिक्सेशन का जिक्र आता है। ये हर बच्चे में डेवलप होती है लेकिन फिर ये रिजॉल्व हो जाती है। इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। और एक ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज रिलेटेड विद द डॉटर टू फादर अट्रैक्शन। डॉटर टू फादर अट्रैक्शन ये भी बच्चों का 4 से 6 साल की उम्र में नॉर्मली आता है और फिर रिजॉल्व हो जाता है। तो इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फ्रॉइड ने बात की in his essay that was theory of sexuality 1962, and that developed an extensive and detailed account of infantile prohibited features. तो फ्रॉइड ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जब एक इंसान की बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया, उसके बिहेवियर कॉज करने में, उसकी बॉडी से निकलने वाली जिसे कहते हैं ना अनसिविलाइज किस्म की अट्रैक्शन, जिसको उसने फेलस एनर्जी, जब इन चीजों की उसने बात की तो ज्यूज भी उसके पीछे पड़ गए। और उस वक्त का माशरा जो कि काफी ज्यादा रवायात पे मबनी था उनका, और वह काफी ज्यादा टैबूज और प्रेजुडिसेस पे मबनी था, वो भी उनके पीछे पड़ गए। सो दिस हैज बीन अ फीचर जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी चीजें फेमिनिज्म में अडॉप्ट की गई, क्योंकि वो जो डायलेमास थे वो फेमिनिज्म की थ्योरीज और मूवमेंट की डिबेट से समहाउ ओवरलैप होते थे। सो दैट इज वाई जो सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल है उसके बारे में कि जेंडर और सोशल और सोसाइटी उसमें क्या रोल प्ले करती है, और एक इंसान अपनी सोसाइटी में जेंडर रोल कैसे अडॉप्ट करता है, इसके बारे में फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर था। वो उसके लिए टर्म्स इस्तेमाल करता था, लिटिल बॉय एंड द लिटिल गर्ल। The little boy, the little girl, they have a common love object since they both desire the mother, or more specifically, the mother's biology, and that led to a lot more further chaos in the society. आगे चलते हैं। फीमेल के बारे में जब भी फ्रॉइड बात करता है तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें करता है, लेकिन उन एस्पेक्ट्स की जो नफ्सियाती बातें हैं, साइकिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ एनाटॉमी बिटवीन सेक्सेस, तो उसको फेमिनिज्म ने बहुत एक्सेप्ट किया, बहुत ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया। और उनके ये जो आइडियाज हैं वो इस थ्योरी की डेवलपमेंट, एक्सटेंशन और एलेबोरेशन में काफी मददगार साबित हुए। तो इसका मतलब है कि जो फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट में फेमिनिज्म है वो काफी एक्टिव है। अच्छा, इसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि इसकी मदर जो है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ, इसमें नहीं है, इसकी जो मदर है उनके 15 के 14 बच्चे थे। फ्रॉइड उसमें सबसे लाडला बच्चा था। और फ्रॉइड ने जितना भी पढ़ा, जितना भी उसने अपना मेडिकल का काम किया, जितनी भी उसने तरक्की की, वो सारी उसकी माँ की वजह से थी, क्योंकि ही वॉज हिमसेल्फ इनटू अ फैमिली जहां पे फादर एब्सेंट था। फादर क्या था? एब्सेंट था। और वो अपनी माँ से पैथोलॉजिकल हद तक अटैच था। अपनी मिडिल लाइफ के बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अपनी बेटी से अटैच था। इसकी बेटी से मैं मिली नहीं हूँ कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस में, एना फ्रॉइड,
बहुत बूढ़ी हो गई भी थी, अब तो शी हैज डाइड, और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे। तो ये जो है हमारे फ्रॉइड साहब, इनकी जो बेटी के साथ अटैचमेंट थी वो भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बेटी ने बाप की ही थ्योरी को गलत कहना शुरू कर दिया और बेटी ने आगे से एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस करा दी जिसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। उससे ज्यादा काम चाइल्ड साइकोलॉजी पे किया, लेकिन फ्रॉइड का ज्यादा काम सेक्सुअल साइकोलॉजी पे, पर्सनालिटी साइकोलॉजी पे। अच्छा जी, सो इसकी अपनी बेटी के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी, तो कहता था कि ये जो बेटियों की फादर के साथ अटैचमेंट होती है ये बहुत हेल्दी नहीं होती, बहुत पैथोलॉजिकल होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और उसके बारे में भी उसने बड़े डाउट्स और बड़े क्वेश्चंस उठाए थे, क्योंकि ट्रांसपेरेंस की वो बात करता था कि इंसान अपनी लाशऊर की बहुत सारी ख्वाहिशात से आगाह नहीं होता, अपनी लाशऊर दिमाग की ख्वाहिशात उसकी दबी हुई होती हैं और उसको समझ नहीं आ रहा होता, जो कुछ वो कॉन्शियस में कर रहा होता है उसमें बहुत कुछ अनकॉन्शियस उसमें आ जाता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो उसने दिया जो कि आप काफी इंप्रेसिव पाएंगे, दैट इज अनकॉन्शियस एंजाइटी। व्हाट इज अनकॉन्शियस एंजाइटी? कई बार आपने देखा होगा, इसे हम लोग आम जुबान में फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि लाइफ में सारा कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हैं। इसे कौन सी एंजाइटी कहते हैं? वो कहता है इसकी सोर्स अनकॉन्शियस दिमाग में है जिस तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं, जिसे हिप्नोटिज्म के जरिए, जिसे ख्वाबों के जरिए खोदा जा सकता है, वो आपका लाशऊर दिमाग है। और हमारा लाशऊर दिमाग जो है वो बहुत गहरा है, काफी ज्यादा गहरा है। कॉन्शियस हमारा बहुत छोटा होता है, कॉन्शियस दिमाग की लेयर छोटी होती है, कॉन्शियस माइंड हमारा छोटा होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा बहुत गहरा होता है। और अनकॉन्शियस से कोई चीज निकालना आसान काम नहीं है। आप किसी क्लाइंट के साथ सैकड़ों सेशंस लगाते हैं तो फिर जाके आप उनकी डीपर कॉन्फ्लिक्ट्स तक पहुंच सकते हैं, डीपर एग्रेशन पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, डीपर सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सेस तक पहुंच सकते हैं। उसने ज़हनी बीमारियों की रूट कॉज भी सेक्स को करार दिया कि जब एक बच्चा अपने माँ से पूरी तवज्जो नहीं ले पाता, बाप से पूरी तवज्जो नहीं ले पाता, बच्चा जब एडल्ट लाइफ में अपने पार्टनर या स्पाउस से मोहब्बत नहीं हासिल कर पाता, तो वो ज़हनी कॉन्फ्लिक्ट्स, इंतशार और फिर ज़हनी बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो फ्रॉइड के मुताबिक हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह भी हमारे ऑपोजिट जेंडर की रिजेक्शन है, चाहे वो सिबलिंग की शक्ल में हो, माँ बाप की शक्ल में हो, स्पाउस की शक्ल में हो। जब हम समझे कि हमारा साथ जो हमारे लविंग रिलेशनशिप में जो हमारा को इनहेबिटेंट है, चाहे वो फादर हो, मदर हो, बहन भाइयों में से हो, कजन्स में से हो, फ्रेंड्स में से हो, स्पाउस की शक्ल में हो, जब वो हमें रिजेक्ट करता है, जब वो हमें डीवैल्यूएट करता है, तो हमारा दिमाग डिस्ट्रप्शन का शिकार होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली डिफरेंट बीमारियों का शिकार होकर रह जाता है। सो दिस इज द साइको एनालिटिक थ्योरी। आपने इसको कितना लंबा करना है? 3 पेजेस का। अपनी कॉपी पे जरूर मेंशन करें, कम से कम आपने इसको 3 पेजेस का जरूर कवर करना है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम दैट यू वुड बी हैविंग इन द कमिंग ईयर फॉर द कंपैटिटिव सर्विसेज। ठीक है, तो आपके इस बार में ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए आपने गौर से पढ़ना है प्लीज। फेमिनिज्म एंड साइको एनालिसिस, क्या नाम है इसका? कि मैं डाउनलोड कर दूं? बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज क्वीर? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वीर? तो बताएगा? इसको स्टार्ट हम करते हैं, वैसे कल ही हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन आज फिर हम इसको बस स्टार्ट ही कर रहे हैं। बताएं, QUEER ये क्या चीज है? हाँ, शाबाश। Study and theorization related to odd aspects of gender and sexuality is known as queer theory. ये हेट्रोसेक्सुअलिटी से बाहर की थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? व्हाट इज हेट्रोसेक्सुअलिटी? आप में से कोई बताए कि मेल आर ऑपोजिट टू फीमेल, फीमेल आर ऑपोजिट टू मेल, एंड मेल एंड फीमेल अट्रैक्शन इज समथिंग व्हिच इज बायोलॉजिकली नॉर्मल। और बताएं, हेट्रोसेक्सुअलिटी के बारे में कुछ पता है? एनीवन?
जी जी, तो क्या है ये बताएं, कितने मुल्क हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्वेयर थ्योरी बिल्कुल हेटेरोसेक्सुअलिटी को क्रिटिसाइज नहीं करती, याद रखिएगा, लेकिन हेटेरोसेक्सुअलिटी क्वेयर थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है। छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लें, फिर इसको हम फॉर्मली कर लेके चलेंगे। हेटेरोसेक्सुअलिटी जो है वो क्वेयर थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं करती, डिबेट ओवर नहीं करती, क्रिटिसाइज नहीं करती, क्रिटिकली नहीं लेती। बट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, जो हेटेरोसेक्सुअल्स हैं वो क्वीर्स को एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल करार देते हैं। ये लोग कहते हैं कि जितनी भी जेंडर की कैटेगरीज हैं सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान दूसरे से मुनफरिद है, हर इंसान के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स फर्क होती हैं और उसका कोई कॉन्टेक्सचुअल या टेक्सचुअल मीनिंग या बैकग्राउंड नहीं हो सकता। तो ये जो है क्वेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है, लेकिन इसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया। क्या मतलब कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया? एडमिट नहीं किया गया, कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और क्या वजह है इसकी? क्योंकि हर चीज जो कि नॉर्मल से हट के होती है इंसान उसको जल्दी से कबूल करता है, नहीं करता? नहीं करता, और उसको कबूल होने के लिए टाइम लगता है, उसको कबूल होने के लिए टाइम लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लोग चलते हैं और ये कहते हैं कि सूनर और लेटर हमारा ये नजरिया सारे लोगों में पॉपुलराइज भी होगा, एक्सेप्ट भी होगा, और बहुत सारे लोग हिम्मत और हौसला करके बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि हम भी इसी तरह के हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वीर? QUEER। कई लोग कीर कहते हैं, क्वीर थ्योरी। क्वीर क्या होता है? अजीब, स्ट्रेंज, ऑड, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 91 में। और ये किससे निकला था? ये गे लेस्बियन स्टडी से निकला था। फिर इससे आगे बढ़ता गया, एसेक्सुअल्स भी आ गए, बहुत सारे और भी इसमें, ट्रांस भी आ गए। एक चीज होती है ना नॉर्मल, सो दे टॉक अबाउट एबनॉर्मल, ए नॉर्मल, ए नॉर्मल यानी नॉर्मल नहीं, ए नॉर्मल, इट्स ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल, but we should not be calling them as deviant according to many gender experts, because deviant are the people who give harm to self and others, and these people are not giving any harm to self or others. So this is the justification that they provide. तो हम जब पढ़े होंगे तो हमने इसे गलत और दुरुस्त नहीं करार देना, हमने बस इसको कैसे डिस्कस करना है बताएं जी। बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, मॉडरेशन अप्रोच लेके चलेंगे, इनकी भी बुराइयां बताएंगे, इनकी भी अच्छाइयां बताएंगे, हेटेरोसेक्सुअलिटी डिबेट की भी अच्छाइयां बुराइयां बताएंगे, ये कहाँ से निकली थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें डेवलपमेंट्स क्या हुई, इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, इसने जेंडर स्टडीज में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये तमाम चीजें इसमें आगे एक्सपैंड होंगी। बहुत सारे जो क्वेयर थ्योरिस्ट हैं, जेंडर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी बात इसमें की जाएगी। चले, अब आप में से कौन सा बच्चा है जो कि नोट्स लेना चाह रहे हैं, इधर से आके कॉपी करें जी। सारे कर दिए? 4 हैं, ये आ जाए ले लो, इधर पढ़िए। कोई कर सकता है जी? हाँ सही, मुझे कोई याद करा, एक सेकंड दिखाएगा। मैम ग्रुप में शेयर कर दें।